सबको गुड इवनिंग। चलो अभी हम लोग जो है बायोलॉजी में कुछ रिवाइज करेंगे। बायोलॉजी में जो है हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर रिवीजन किए हुए हैं। जैसा देखोगे पिछला वीडियो, तो प्रीवियस वीडियो में हम रिवाइज किए हुए थे जो है इकोसिस्टम और इन्वायरमेंटल इशू, ठीक है? और अभी हम रिवाइज करने जा रहे हैं 2 चैप्टर इवोल्यूशन और रिवाइज किया जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है? और जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब जो है हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? टेंशन का थोड़ा-सा बीच में गैप हो गया था। तो तो अभी देखा जाएगा इवोल्यूशन, इवोल्यूशन देखा जाएगा, इसको देखा जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है? तो चलो ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं इवोल्यूशन। पहले देखो रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है। तो जो लोग थोड़ा बहुत पहले से जानता है उसके लिए बेहतर है, और जो नहीं भी जानते हो, अगर एकदम भूल गए हो या पढ़े ही नहीं कभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बताएंगे उसको ध्यान से सुनना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले लेना, ठीक है? और उसको जो है अच्छे से रिवाइज करना। देखो चैप्टर है इवोल्यूशन। अगर बात की जाए बोर्ड का, तो बोर्ड में लगभग लगभग यहाँ से 5 से 7 नंबर एवरेज मान सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ का आता है इवोल्यूशन का, ठीक है? अब देखो इवोल्यूशन में उनको पढ़ना है क्या है कि कैसे जो है इस अर्थ पे जो है लाइफ आया, कैसे ये यूनिवर्स बना, यही चीज़ों को पढ़ना है। तो वन बाय वन जो स्लाइड में लिखा हुआ है उसको हम करते चलते हैं, ताकि जो है ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो, अच्छे से तुम्हारा जो है रिवीजन भी हो जाए। तो सबसे पहले आता है क्या, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी देने का काम किया था अबे लेमैट्रे ने। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था अबे लेमैट्रे। क्या नाम था इनका? अबे लेमैट्रे। तो अबे लेमैट्रे जो थे, इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी प्रपोज किया था, ठीक है? अबे लेमैट्रे ने ही बिग बैंग थ्योरी प्रपोज किया था। इस थ्योरी में क्या बोला गया कि पूरे जो यूनिवर्स की जो ओरिजिन है, उत्पत्ति जो है एक सिंगल पार्टिकल से हुई है। एक पार्टिकल था जिसका नाम था गॉड पार्टिकल, ठीक है? उसमें बहुत तेज एक्सप्लोजन हुआ, एंड आफ्टर अ हेवी एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने के बाद उसके जो पार्टिकल्स थे वो पूरे इन्फिनिटी में फैल गए, और हर एक पार्टिकल जो है उससे यूनिवर्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ। मतलब ये हमारा जो गैलेक्सी है प्रोड्यूस हुआ यूनिवर्स में, ठीक है? तो एक मतलब कंडेंस फॉर्म में था, उसमें बहुत तेज एक्सप्लोजन। और बहुत तेज एक्सप्लोजन हुआ, तो बहुत तेज को बोलते हैं बिग, सॉरी बिग नहीं, बिग नहीं, बिग बैंग है ना। तो बहुत तेज हुआ तो बहुत तेज को क्या बोलते हैं, बिग। और धमाका को बोलते हैं बैंग। तो बहुत तेज की धमाके के साथ ये यूनिवर्स उत्पन्न हुआ, तो इसको बिग बैंग कहते हैं, और इसी को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, ठीक है? अब हमको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल जो प्लैनेट्स हैं वो कितने हैं? टोटल जो है 8 प्लैनेट्स हैं। कौन-कौन है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अगस्त 2006 तक प्लूटो भी था। अभी प्लूटो बाहर जा चुका है। नाउ देयर आर ओनली 8 प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है? अब देखो व्हाट इज इवोल्यूशन, ठीक है? According to various theories of evolution, present day organism available in this world have been evolved from various pre-existing organisms. आज जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, एक्चुअल में इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? जो पुराने जीव थे, जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे, उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है ना? मतलब ये जो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो भी जीव प्रोड्यूस हुए हैं, जो जो भी जीव प्रोड्यूस हुए हैं, जो भी जीव प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी उत्पत्ति जो है पुराने जीव से ही हुई है। तो हिंदी की क्लास जो है अलग चलता है, हिंदी की क्लास दूसरे से लेते हैं, ठीक है? तो हिंदी का जो है क्लास कल होगा, आज हिंदी की क्लास नहीं है, ठीक है? हिंदी मीडियम में बायोलॉजी जो होगा कल होगा, हिंदी का क्लास जो है 6 बजे होगा, ठीक है? चलो चलो, अभी इंग्लिश मीडियम में चल रहा है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ध्यान से देखो। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो पूरे जो ऑर्गेनिज्म जो आज हैं, वो सबकी उत्पत्ति जो है वो पिछले जो ऑर्गेनिज्म थे, पिछले जो एनिमल थे, उन्हीं से हुई है। बहुत ही धीरे-धीरे हुई है, ग्रेजुअली और कंटीन्यूअस सीक्वेंस में डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है? अब है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ कि क्या-क्या थ्योरी है लाइफ का ओरिजिन के लिए, क्या-क्या थ्योरी है। देखो एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं यहाँ पे, और इसको लुईस पास्चर ने दिया था, यहाँ थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें क्या बोला गया है कि जो जितने भी लिविंग थिंग है उनकी शुरुआत जो है वो नॉन लिविंग थिंग से हुआ है, इसको एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। इसमें क्या बोला गया, ये सब मतलब थ्योरी दिया गया, इसमें एग्जांपल दिया गया कि मान लो जैसे कि चावल है ना, गोरा में रखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें से एक चूहा निकल जाएगा। तो इस तरह से मतलब दिया गया एग्जांपल कि जो नॉन लिविंग थिंग है उससे क्या होता है, लिविंग थिंग प्रोड्यूस होता है। लेकिन हालांकि कंप्लीटली ये गलत बात है। इसको डिस्प्रूव करने का काम किसने किया था? लुईस पास्चर ने। एक लॉन्ग नेक फ्लास्क लिया था, इसको स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और लेकर उसमें मीट के टुकड़ा रख दिया था, और काफी समय छोड़ने के बाद भी उसमें से जो है एनिमल प्रोड्यूस, उसमें से जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हुआ।
कंप्लीटली उसको कवर कर दिया था। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है। उसे ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसमें क्या बोला गया कि पूरे जो अर्थ की उत्पत्ति है वो कोई सुपर पावर है उसके द्वारा होता है ना। अब देखो ये हर एक माइथोलॉजी में अलग अलग है, ये माइथोलॉजी के हिसाब से ये थ्योरी दिया गया है। जैसे कि बाइबल के हिसाब से है ना, इधर मुस्लिम लोग में जो है कुरान के हिसाब से, वैसे हिंदू लोग में जो है मनुस्मृति के हिसाब से। तो ये इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। हालांकि ये जो थ्योरी है ये देने का काम किया फादर सॉरेज ने बाइबल के आधार पर। ठीक है। जैसे बोला गया देखो फादर सॉरेज ने दिया था, और इसमें क्या बोला था कि पूरे जो अर्थ की उत्पत्ति है वो किससे हुई है, वो उत्पत्ति जो हुई है वो भगवान ने मतलब 7 दिनों में या 3 दिनों में से किया है। हर एक धर्म में अलग अलग ये वर्णन है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। इसमें क्या बोला जाता है कि मतलब हर एक कुछ समय बाद धरती पर लाइफ आता है। देखो ये सब पढ़ना, ये सब कोई खास बात नहीं, एकदम थ्योरी वाला चीज है, इसलिए हम समझा के आगे बढ़ जा रहे हैं। बाकी इसको आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ को आपको इसको रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है। ठीक है। आपको इसके ऊपर थ्योरी को इसके ऊपर पढ़ लेना है। अभी केवल हम इसमें समझा के आगे बढ़ जाएंगे, चूंकि एकदम थ्योरी वाला टॉपिक है, और इसमें समझने वाला बस समझ लेना है और फिर खुद से इसको पढ़ के ऊपर कोशिश करना है। इसमें क्या बोला जाता है कि जो भी अर्थ जो भी लाइफ है, एक समय के बाद लाइफ शुरू होता है, फिर लाइफ रहता है, कुछ दिन बाद फिर क्या होता है पूरा खत्म हो जाता है, फिर दोबारा शुरू होता है। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफी। अब देखो जो एग्जाम में खड़े आएगा, उस एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है, कभी नहीं आया है। एग्जाम में आएगा थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ये इंपॉर्टेंट है। ये देने का काम किसने किया था, ये देने का काम किया था ओपारीन और हेलाडेन ने। याद रखना है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, देने का काम किसने किया था, proposed by Oparin and Haldane. This theory believes that life originated on Earth through physiochemical process of atoms molecules reacting to form organic and living organic compound. Organic compound interacting to produce all type of macromolecules which organize to form the first living organism or cell. देखो ये जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें क्या बोला गया, पहली बात की थ्योरी किसने दिया, एग्जाम्पल में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि हु प्रपोज थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। तो क्या बोलोगे, ओपारीन एंड हेलाडेन। और इसको प्रूफ करने का काम किया था किसने, मिलर एंड यूरे ने। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मिलर, एक का नाम था यूरे। उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था, प्रूफ किया था कि थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन जो दिया गया है बाय ओपारीन एंड हेलाडेन, इट इज कंप्लीटली ट्रू थ्योरी। तो देने का काम किसने किया था, ओपारीन और हेलाडेन ने। इन्होंने क्या कहा कि देखो क्या कहा इन्होंने, देखो अच्छे से लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या हुआ, कुछ एटम थे, एटम आपस में कंबाइन हुए और क्या बना, मोलिक्यूल। मोलिक्यूल कंबाइन हुए, क्या बना, इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल कंबाइन हुए, क्या बना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबाइन हुआ, क्या बना, मैक्रो मोलिक्यूल। मैक्रो मोलिक्यूल कंबाइन हुआ और क्या बना, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बना या सेल बना। क्लियर। तो मान लो पहले एटम था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब मिला, मिल के मान लो H2O, NH3, ये सब बना इनऑर्गेनिक। फिर इनऑर्गेनिक मिला कंपाउंड, फिर तुमको कार्बनिक कंपाउंड बना, जैसे कि तुमको मान लो प्रोटीन बना, स्टार्च बना, ये सब। फिर वो सब जुड़ा, उससे जुड़ के फिर क्या बना, फाइनली एक लिविंग सेल। इसको अच्छे से याद कर लेना है थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन कि पहले एटम से बना इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना तुम्हारा फर्स्ट लिविंग सेल या लिविंग सिस्टम। ठीक है। अब देखो इसको प्रूफ किसने किया था, मिलर एंड स्टेनले। स्टेनले मिलर, मिलर एंड यूरे हो गए यहाँ पे। इसको प्रूफ करने का काम किसने किया था, मिलर एंड यूरे। मिलर एंड यूरे दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को क्या किया था, प्रूफ किया था। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में आता है कि हु प्रपोज्ड या हु गेव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टू केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ ओपारीन एंड हेलाडेन। ओपारीन एंड हेलाडेन की जो थ्योरी था उसको उसको सपोर्ट करने का काम, उसका प्रूफ देने का काम किसने किया था, तो क्या बोलोगे, मिलर एंड यूरे ने दिया था। मिलर एंड यूरे ने उसको क्या किया था, उसको प्रूफ कर दिया था कि हाँ जो बात बताया गया है वो कम्प्लीटली सही है, ऐसे ही हुआ होगा। इन्होंने मतलब मिलर और यूरे ने सेम टू सेम वैसा ही एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस किया लैब में, जैसा एटमॉस्फेयर के बारे में ओपारीन और हेलाडेन ने बताया था। और इन्होंने वही रिजल्ट नोटिस किया जो रिजल्ट ओपारीन और हेलाडेन के द्वारा बताया गया था। ओपारीन हेलाडेन ने क्या बोला था कि उस टाइम अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही गर्म था और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। देखो उस टाइम ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आराम से जो है धरती पर आ सकता था, क्योंकि उस टाइम जो था ओजोन लेयर नहीं था।
अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ सकता था तो उस कारण से म्यूटेशन हो सकता था। टेम्परेचर अर्थ का बहुत हाई था, है ना? तो ये सब कंडीशन जब लैब में प्रोड्यूस किया गया बाय मिलर एंड यूरे, तो सेम टाइप ऑफ कंपाउंड जैसा ओपरिन हेल्डेन ने बताया था वैसा ही प्रोड्यूस हुआ। इससे बात प्रूव हो गया कि हाँ, ओपरिन हेल्डेन सही बोल रहे हैं और ऐसा ही धरती पर लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। देखो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे मान लो कि ह्यूमन का जो फोर लिम्ब है, ह्यूमन का फोर लिम्ब, या फिर मान लो चीता का फोर लिम्ब है, चीता का फोर लिम्ब, या फिर मान लो कि तुम्हारे जो है बर्ड का जो विंग होता है, बर्ड का विंग। तो ये सब क्या होते हैं, इसको इनको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। मतलब क्या है, देखो इन सबका स्ट्रक्चर सेम है। अगर हम बात करते हैं फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन, हाथ हाथ जो है ह्यूमन, या फिर हम बात करते हैं फोर लिम्ब ऑफ चीता, या फिर हम बात करते हैं विंग ऑफ बर्ड, दिस ऑल हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इसका भी यहाँ एक बोन है। देखो हमारे यहाँ पर कितने बोन होते हैं, एक कॉल्ड ह्यूमेरस, दो यहाँ पर बोन होता है रेडियस अल्ना, 8 यहाँ पर बोन होता है कार्पल, 5 यहाँ बोन होता है मेटाकार्पल, और 14 यहाँ बोन होता है फ्लैंजेस। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ चीता का फोर लिम्ब में होता है, ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ जो होता है बर्ड के विंग में होता है। तो इन सबका स्ट्रक्चर सेम है, सबका ओरिजिन सेम है, लेकिन क्या सबका फंक्शन सेम है? नहीं। ह्यूमन का जो फोर लिम्ब है इट इज यूज्ड फॉर द होल्डिंग पर्पस, और चीता का जो फोर लिम्ब है उसका यूज है फॉर रनिंग, और जो इसका फोर लिम्ब है आपको जो बर्ड का जो विंग है, बर्ड का विंग जो होता है एक्चुअली फोर लिम्ब का ही मॉडिफिकेशन होता है, उसका काम क्या है, उड़ना, है ना, फ्लाई। तो ऐसे जो ऑर्गन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ओरिजिन सेम होता है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, होमोलोगस ऑर्गन। देखो क्या लिखा हुआ है, होमोलोगस ऑर्गन आर दोज ऑर्गन which have similar in basic origin and structure but different in function, such organs show the divergent evolution। देखो दो टाइप का evolution होता है, एक होता है divergent evolution, एक होता है convergent evolution। ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहीं स्पेशल केस होता है, आगे लिखा हुआ है, बता देंगे आगे क्या होता है। देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है ना, जिनका एंसेस्टर सेम रहा हो, तो एक पॉइंट से इवोल्यूशन हुआ हो और डिफरेंट डायरेक्शन में फैल गया हो, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सभी बोले हैं कि ह्यूमन का फोर लिम्ब, चीता का फोर लिम्ब, या फिर तुमको जो है वो बर्ड का विंग, ये सबका स्ट्रक्चर सेम है, सबका ओरिजिन कहाँ रहा होगा, सेम रहा होगा, एक ही एंसेस्टर रहा होगा, और एक ही एंसेस्टर से ये सब बने हैं। तो इस तरह का जो इवोल्यूशन है, जो एक पॉइंट से शुरू होता है और डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से ही होमोलोगस ऑर्गन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो वह इवोल्यूशन जो एक पॉइंट से शुरू, तो डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से शुरू होकर फैल जाने वाला, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है जो एक पॉइंट से शुरू होता है और क्या होगा, फैल जाता है। ठीक है। ठीक है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है उसी के फलस्वरूप जो है होमोलोगस ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। एग्जांपल में कौन है, फोर लिम्ब ऑफ, दिस इज फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग एंड फोर लिम्ब ऑफ चीता, चीता एंड मैन, है ना, पार्ट ऑफ इंसेक्ट, ये सब जो होंगे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नेक्स्ट हो एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन उसी के जस्ट उल्टा। होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन वो थे जिनका कि होमोलोगस ऑर्गन वो थे जिनका कि स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन सेम था और फंक्शन डिफरेंट था, है ना, उनको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन में क्या हो जाएगा कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट फंक्शन सेम होगा। फॉर द एग्जांपल अगर मान लो बात करते हैं इंसेक्ट का विंग और बर्ड का विंग, है ना, विंग ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड बोथ हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट बोथ हैव सेम फंक्शन, बोथ हेल्प इन फ्लाई। So this is the example of analogous organ. Analogous organ कौन है? Those organ which have similar function that different in their structural details and origin are called analogous organ. है ना? This is what? This is analogous. Analogous organ. The analogous structure are the result of convergent evolution. अभी बताएं पिछले वाले में divergent evolution। देखो बात सुनो, divergent evolution produces homologous organ while convergent evolution produces analogous organ. What is divergent evolution? अगर एक पॉइंट से शुरू होकर फैल जा रहा है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना, इट प्रोड्यूसेस होमोलोगस ऑर्गन। अगर अनेक जगह से आकर एक पॉइंट पे मिल जा रहा है,
इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे मान लो अभी बोले हम विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट, बोथ हैव सेम फंक्शन, both have same function but both have same function but different structure। तो इनको क्या बोल देंगे, इनको बोल देंगे एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, एग्जांपल में कौन हो गया, फिन ऑफ फिश, पर ऑफ वेल्स, इसके अलावा विंग ऑफ इंसेक्ट एंड विंग ऑफ बर्ड। तो बर्ड का विंग और इंसेक्ट का विंग दोनों का जो फंक्शन है वो क्या है, दोनों का फंक्शन जो है सेम है, पर दोनों का क्या स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, इनको क्या बोल देंगे, एनालोगस ऑर्गन बोल देंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ गया आपको कनेक्टिव लिंक। नेक्स्ट आ गया कनेक्टिव लिंक। नेक्स्ट हो गया कनेक्टिव लिंक। देखो कनेक्टिव लिंक क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो अलग अलग, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच के लिंक होते हैं, मतलब उन्हीं से वो दोनों ग्रुप डेवलप हुआ रहता है ना, तो उसको बोलते हैं कनेक्टिव लिंक। जैसे कि मान लो कि जैसे दिया हुआ है पेरीपेटस, तो पेरीपेटस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। याद रखना है, सब आता है एग्जाम में, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, पेरीपेटस इज कनेक्टिव लिंक पेरी एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनालिडा में कौन आता है, अर्थवर्म वगैरह आता है, आर्थ्रोपोडा में कौन आता है, इंसेक्ट आता है, और दोनों का कनेक्टिव लिंक कौन है, पेरीपेटस। तो पेरीपेटस में एनालिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है, दोनों का, है ना, तो इसको बोल देंगे कनेक्टिव लिंक। वैसे ही मान लो प्रोटोपटेरस, तो यह फिश और एम्फीबियन के बीच कनेक्टिव लिंक है, मतलब फिश और एम्फीबियन दोनों का कैरेक्टर किसमें पाया जाता है, प्रोटोप्टेरस में पाया जाता है। उसी मान लो एकिडना, तो ये रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच कनेक्टिव लिंक है। उसी एक होता है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स यह रेप्टाइल और बर्ड के बीच का क्या है, कनेक्टिव लिंक है। तो ये याद सब रखना है, पहले तो याद रखना है कि व्हाट इज कनेक्टिव लिंक। तो दोज एनिमल्स which have common function of two different animals or two different group, that is called connective link। कनेक्टिव लिंक जो होता है, यह कुछ एग्जांपल याद रखना है, पेरीपेटस, प्रोटोपटेरस, एकिडना, आर्कियोपटेरिक्स। ये क्या होता है, ये होता है जैसे आर्कियोपटेरिक्स। इट इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। ये रेप्टाइल और बर्ड के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है। ठीक है, तो कनेक्टिव लिंक याद रखना है, और जो जिसके पूरे एग्जांपल बताए हैं वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो कनेक्टिव लिंक के एग्जांपल में कौन कौन हो गया, प्रोटोपटेरस हो गया, पेरीपेटस हो गया, एकिडना हो गया, आर्कियोप्टेरिक्स हो गया, ये सब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बना के है कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन इवोल्यूशन विद हेल्प ऑफ इट्स एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। देखो अगर हम एम्ब्रियो देखते हैं, यू नो ना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मींस द जाइगोट गिव्स राइज टू एम्ब्रियो आफ्टर आफ्टर डिवीजन। तो जो एम्ब्रियो अगर हम देखते हैं, तो मान लो ह्यूमन का एम्ब्रियो देखते हैं, अगर हम हेन का एम्ब्रियो देखते हैं, फिश का एम्ब्रियो देखते हैं, ऑल आर सेम। देख के हम नहीं जान पाएंगे कौन सा एम्ब्रियो ह्यूमन का है, कौन सा एम्ब्रियो जो है सो बर्ड का है, कौन सा एम्ब्रियो फिश का है। तो ये सब क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि इन सबका कभी ना कभी ओरिजिन सेम था, सबका एंसेस्टर कभी ना कभी सेम था। इसको एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन वेरियस फैक्टर्स फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट्स इन अ लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम। इवोल्यूशन क्या है कि जो एंसेस्टर थे और जो आज के वंशज हैं उनके उनके बीच में एक लंबा क्रम चला है, तब आज का सारा जो ऑर्गेनिज्म इतना अलग अलग हमको देखने को मिलता है। दिस also supported by the comparative study of embryo of various animals as given below। तो जो अलग अलग एनिमल हैं उनके जब हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं, तो उससे हमको ये चीज का जानकारी मिलता है कि हाँ कभी ना कभी इन सबका जो एंसेस्टर था सेम था, इसी सबका एम्ब्रियो भी देखने में कैसा लग रहा है, सेम लग रहा है ना। जैसे कि सिमिलैरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट, जब जब शुरुआती डेवलपमेंट जो होता है उसमें बहुत सारा सिमिलैरिटी होता है। जो भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो है उनके बीच में काफी रिसेम्बलेंस होता है, काफी उनके बीच में समानता होता है ना। जो वर्टिब्रेट का जो ऑर्गन डेवलपमेंट होता है काफी हद तक सिमिलर होता है। ये सब क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये सब प्रूफ करते हैं इस बात को कि जो इवोल्यूशन है वह बहुत धीरे धीरे हुआ है और एक सीक्वेंशियल मेथड में हुआ है, और इस चीज को एम्ब्रियोलॉजिकल एम्ब्रियो भी इसकी गवाही देता है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा टाइम स्केल बनाया गया है जो डिफरेंट एरा, देखो लिखा हुआ ईयर्स नहीं होगा, गलती लिखा हुआ, डिफरेंट एरा, डिफरेंट एरा पीरियड्स बॉक्स में बटा होता है। तो
मतलब जो पूरा अर्थ का जो हिस्ट्री है, पिछले कुछ करोड़ साल का जो हिस्ट्री है, उसके लिए अलग-अलग टाइम स्केल बनाया गया है ना? जैसे एक टाइम स्केल हो गया मान लो जिसमें कि डायनासोरस थे, एक हो गया जिसमें हम लोग हैं, एक हो गया जो डायनासोरस के भी पहले वाला पीरियड था। तो वो सब ऐसे बनाया गया है जूलॉजिकल टाइम स्केल में। देखो पैलेओज़ोइक एरा इसमें 5 कितना हो गया ये 50 करोड़ ईयर्स एगो। मेसोज़ोइक एरा ये कितना हो गया 20 करोड़ ईयर्स एगो। सीनोज़ोइक एरा 60 करोड़ 6 करोड़ ईयर्स एगो और साइकोज़ोइक एरा जिस एरा में भी हम लोग रह रहे हैं, ठीक है? पैलेओज़ोइक एरा इसमें याद रखना एरा मतलब युग। अच्छा, तो हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, जिस एरा में रह रहे हैं वो कौन-सा है? साइकोज़ोइक एरा है। ठीक है, उसके बाद है वर्मीफॉर अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, याद रखना कि वेस्टिजियल ऑर्गन मींस दोज ऑर्गन व्हिच हैव नो एनी स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, दे आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। जो कि बिना काम के हैं तो वो नहीं भी रहेंगे, कोई खास असर ह्यूमन बॉडी पे नहीं पड़ने वाला है, दे आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन एंड अपेंडिक्स इज वन ऑफ दोज ऑर्गन व्हिच इज वेस्टिजियल इन नेचर, व्हिच इज वेस्टिजियल इन नेचर। नेक्स्ट है अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो हुआ है उसका अलग-अलग थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी है लामार्किज्म। देखो हम लोग को बेसिकली 3 थ्योरी पढ़ना है। एक लामार्क का थ्योरी, एक डार्विन का थ्योरी और एक म्यूटेशन थ्योरी। तो हर एक थ्योरी में 4-5 पॉइंट है। 4-5 पॉइंट आपको कीवर्ड आपको याद रखना है, वो याद रहेगा कि उसमें आप अपने मन से भी जोड़ के लिख सकते हैं कुछ ना कुछ। तो लामार्क का जो थ्योरी है, लामार्किज्म इज द फर्स्ट थ्योरी, है ना? फर्स्ट थ्योरी जो इवोल्यूशन का है वो किसने दिया था? लामार्क ने ही दिया था। The Lamarckism is the first theory of evolution which was proposed by Lamarck. His famous book, Philosophic Zoologic, was published in 1809. Lamarck include four main propositions. ठीक है, लमार्क ने जो अपना थ्योरी है एक बुक में पब्लिश किया था और कब किया था? 1809 में किया था। लमार्क के जो 4 मेन पॉइंट है वो याद रखना है। देखो हर एक थ्योरी में बोले ना, चाहे लमार्क का थ्योरी है या आपको डार्विन का थ्योरी है, हर एक थ्योरी में क्या है? हर एक थ्योरी में कुछ खास बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। जैसे इसमें फर्स्ट बात है इंटरनल वाइटल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर एक एनिमल की बॉडी में एक वाइटल फोर्स होता है, एक उसके अंदर क्या होता है? दैवीय शक्ति होती है, भगवान को ऐसा लमार्क ने बोला था। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लमार्क की थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो लमार्क ने बोला सबसे पहला पॉइंट इंटरनल वाइटल फोर्स, कि हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या है? एक वाइटल फोर्स है, एक दैवीय शक्ति है, जिससे कि उसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर का पूरा ग्रोथ होता है, वो सब। ऑल द organism and their components parts are continuously increased due to internal vital force। अंदर में जो वाइटल फोर्स है उसी के कारण उसका क्या होता है? कंटिन्यूअस इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट और न्यू नीड्स। मतलब कि इन्वायरमेंट का नई आवश्यकताएं जो हैं उनका असर पड़ता है, ठीक है, बॉडी पे। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से बॉडी में क्या होता है? चेंजिंग होता है ना? जैसे कि देखे होंगे कि पहले जब क्या था? पहले जब मान लो कि इंसेक्टिसाइड जब शुरू-शुरू में आया था 1990 और 2000 के करीब में, जब डीडीटी वगैरह आया था तो काफ़ी इंसेक्ट्स उससे मर जाया करते थे। आज के समय में क्या है? इंसेक्ट को उसका कोई असर नहीं पड़ता, उसका और एडवांस वर्जन अरे घर में देखे होंगे आप, जब शुरू-शुरू में ऑल आउट आया था तो क्या हुआ था? सब मच्छरों से भाग जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? ऑल आउट से उसका कोई फ़र्क नहीं। फिर ऑल आउट वाले क्या किया? इसका 2x मतलब मैंने पावर को दोगुना कर लिया। मच्छर क्या हुआ? कुछ तो फिर भागा, फिर वही हाल आ गया। फिर मच्छर ने अपने अंदर क्या कर लिया? रेसिस्टेंट जीन प्रोड्यूस कर लिया। तो इस तरह से मतलब जो एनवायरनमेंट होता है उसका असर पड़ता है किसी भी जीव पर और उससे उसमें चेंजिंग हो जाता है। फिर है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, थर्ड पॉइंट। इसमें क्या है कि जिस ऑर्गन का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ऑर्गन क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है। जिस ऑर्गन का हम कम यूज़ करते हैं धीरे-धीरे वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जैसे कि ब्रेन का इंसान ज़्यादा यूज़ करते हैं इसलिए ब्रेन शुरुआत से ही बढ़ा है। हम बीच में एक जगह थोड़ा ह्यूमन से भी अधिक था, लेकिन हाँ, फिलहाल देखा जाए अगर एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ हुआ है ब्रेन कैपेसिटी में, है ना? और जिस ऑर्गन का हम यूज़ नहीं करते हैं वो ऑर्गन धीरे-धीरे क्या हो जाता है? घट जाता है। अब इसके लिए एक बहुत ही मतलब जो एग्ज़ाम्पल दिया लामार्क ने, इसमें उन्होंने क्या बोला कि देखो पहले क्या था? पहले जिराफ नहीं थे। पहले कुछ बकरी की तरह गोट जो होता है या डियर उसकी तरह कुछ एनिमल थे, ठीक है? और नीचे वो घास चरा करते थे। धीरे-धीरे क्या हुआ? नीचे का घास खत्म हो गया। तो स्मॉल प्लांट्स को खाने के लिए तो गर्दन को क्या किए? वो ऊँचा किए। गर्दन को ऊँचा किए तो उससे क्या हुआ? गर्दन को ऊँचा करने से जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुआ वो उसका लंबा गर्दन से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है? और फिर क्या हुआ कि फिर जो मीडियम साइज़ प्लांट था वो भी खत्म हो गया। तो और ऊपर प्लांट था उसको खाने के लिए गर्दन को और ऊँचा किए। फिर नेक्स्ट जनरेशन और लंबा गर्दन हो गया और ऐसे करते-करते फाइनली क्या बन गया? जिराफ बन गया। तो ये मतलब ये थ्योरी ये मतलब एग्ज़ाम्पल उतना अच्छा नहीं है,
लेकिन हाँ, इसी को देकर लामार्क ने एक्सप्लेन किया था यूज एंड डिस्यूज ऑर्गन को। जिस ऑर्गन को हम ज़्यादा यूज करते हैं वो बढ़ते जाता है, जिसका हम कम यूज करते हैं वो घट जाता है। हो सकता है कि सही भी है, लेकिन हर एक एग्जाम्पल के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसमें वही बात है कि जो भी कैरेक्टर कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जीवन में एक्वायर करता है वो अगले जनरेशन में क्या हो जाता है, चल जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर तो वही कि जो बकरी थी उसका शुरुआत में गर्दन छोटा था, बाद में गर्दन थोड़ा बड़ा हुआ, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो हुआ वो लंबा गर्दन से पैदा हुआ। इसको मतलब इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर है किसी जीव का अपने लाइफ स्पेन में, वो उसके अगले जनरेशन में पास आउट हो जाता है। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। अभी हम लोग पता है कि ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो क्या हो, जो भी बॉडी बिल्डर लोग हैं उनका बच्चा भी क्या होता है, बॉडी बिल्डर होता। जो भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं उनके बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, मतलब ये सही थ्योरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो भी है, लेकिन ये 4 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इंटरनल वाइटल फोर्स। सेकेंड पॉइंट था इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स। थर्ड क्या है? यूज एंड डिस्यूज ऑफ क्या है, इनहेरिटेंस। इसके बाद आता है आपको डार्विनिज्म। यहाँ पर जो है लामार्किज्म समाप्त होता है ना, अपनाता है डार्विनिज्म। डार्विनिज्म देखो, जिस तरह से लामार्किज्म में 4 4 पॉइंट था, उस डार्विनिज्म में भी 5-6 पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। डार्विनिज्म इज द थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, है ना। डार्विनिज्म जो है ये नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी है ना। डार्विनिज्म को नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ही सपोर्टेड इवोल्यूशन बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ इनके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट के द्वारा ये इवोल्यूशन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? ओवर प्रोडक्शन। ये बोलो ओवर रिप्रोडक्शन। इन्होंने बोला कि ईच ऑर्गेनिज्म, ईच एनिमल हैज इनॉर्मस फर्टिलिटी, मतलब हर एक एनिमल जो है उसको बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब देखो वही प्रोड्यूस जो क्या लिखा हुआ, एवरी ऑर्गेनिज्म पोजेज इनॉर्मस फर्टिलिटी, दे मल्टीप्लाई इन जियोमेट्रिक रेशियो, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट सर्वाइव। जो भी एनिमल है, अगर उसको अनलिमिटेड फूड रिसोर्स दिया जाए तो बहुत तेजी से क्या हो सकता है, ग्रो कर सकता है और अपने नंबर को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। बट लिमिटेड फूड एंड स्पेस, अपने नंबर को चाहे जितना भी बढ़ा ले, लेकिन फूड और स्पेस कैसा रहेगा, लिमिटेड रहेगा। फूड और स्पेस कभी भी नहीं बढ़ता है। मान लो कितने भी नंबर बढ़ जाए, स्पेस तो नहीं बढ़ेगा। अर्थ का जो स्पेस है वो उतना ही रहेगा। ये जो रिसोर्सेस है अर्थ के, वो इंक्रीज नहीं होंगे। तो डिस्पाइट ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्पीसीज, फूड एंड स्पेस एंड रिसोर्सेज रिमेन लिमिटेड। तो भले ही कितनी तेजी से स्पीसीज ग्रो कर ले, लेकिन फूड या स्पेस या रिसोर्स जो है वो लिमिटेड रहेगा। दे आर नॉट एबल टू इंक्रीज, इंक्रीज नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा? फिर होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ओवर प्रोडक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा बच्चा प्रोड्यूस कर लिया गया, लेकिन फूड तो लिमिटेड है, रिसोर्स तो लिमिटेड है ना, स्पेस तो लिमिटेड है। तो फिर क्या होगा? स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, है ना। और विच हैव स्ट्रगल फॉर देयर एग्जिस्टेंस, है ना, विल हैव ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होगा? स्ट्रगल होगा। इट मे बी इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इन्वायरमेंटल। जो यहाँ पर जो यहाँ पर स्ट्रगल हो रहा है, यह इंटर स्पेसिफिक हो सकता है ना, इंटर स्पेसिफिक हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक हो सकता है, या इन्वायरमेंटल हो सकता है। मतलब कि अगर एक ही स्पीसीज के अंदर होगा तो बोल देंगे इंट्रा स्पेसिफिक, दो स्पीसीज के बीच में होगा तो बोल देंगे इंटर स्पेसिफिक, और इन्वायरमेंट के साथ होगा तो बोल देंगे इन्वायरमेंटल। तो किसी भी तरह का स्ट्रगल हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या देखे? ओवर प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या देखे? लिमिटेड फूड एंड रिसोर्स। और थर्ड पॉइंट क्या देखे? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब देखो, जब स्ट्रगल होगा तो जो फिटेस्ट होगा, सबसे स्ट्रांग होगा, वो सरवाइव करेगा, और जो कमजोर होगा वो खत्म हो जाएगा। तो क्या है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। which are provided with favorable variation would survive because they are fittest to face their surrounding, while the unfit are rejected by the nature। जो फिटेस्ट होगा वो नेचर के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा और वो सरवाइव करेगा, और जो फिट नहीं होगा वो नेचर के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, दिस इज इंपोर्टेंट थिंग।
लामार्क ने क्या बोल दिया था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, की ऑल एक्वायर्ड कैरेक्टर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। डार्विन हैज सेड नो, दिस इज नॉट ट्रू। All character does not get transferred from one generation to next generation. Only useful character, which are very important for the survival of a species, get transfer from one species to again transfer from one generation to another generation. है ना, यूजफुल वेरिएशन का ही केवल ट्रांसफर होता है, सभी कैरेक्टर का ट्रांसफर नहीं होता है, जैसा कि लामार्क ने बता दिया था। तो इसमें क्या बोला गया, सच यूजफुल वेरिएशन आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन व्हाइल नॉन यूजफुल वेरिएशन आर eliminated। जो यूजफुल वेरिएशन है, यूजफुल मींस व्हाट, यूजफुल मींस दोज वेरिएशन व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। जो ऐसे वेरिएशन हैं जो कि स्पीशीज के सर्वाइव करने के लिए आवश्यक हैं, केवल वही ट्रांसफर होंगे जो आवश्यक नहीं है, व्हिच आर नॉन एसेंशियल, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, है ना, व्हिच गेट्स एलिमिनेटेड, खत्म हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, अब ऐसे ही क्या होगा, यूजफुल वेरिएशन जमा होते 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 होते, इसमें मान लो एक जनरेशन है, अगला जनरेशन आया, थोड़ा सा इसमें से यूजफुल वेरिएशन इसमें से आ गया, यूजफुल वेरिएशन, फिर अगला जनरेशन हुआ, ऐसे जब मिलियंस ऑफ ईयर्स चलेगा, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चलेगा, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर बाद जो ऑर्गेनिज्म होगा, क्या वो पहले ऑर्गेनिज्म के सिमिलर होगा? थोड़ा थोड़ा करते हुए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। इस तरह नया स्पीशीज बन जाता है, इस तरह स्पेसिएशन हो जाता है, इस तरह नया स्पीशीज बन जाता है। ठीक है, such useful variation appears more prominently in succeeding generation and finally formation of new species takes place। मतलब जैसे जैसे proceeding generation बढ़ता है, धीरे धीरे वो जो वेरिएशन है वो बढ़ते जाते हैं, और फाइनली एक नया स्पीशीज आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज, गिव एग्जांपल। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? अभी हम बोले हैं कि जो फिट होंगे उसको नेचर सेलेक्ट करता है, और जो फिट नहीं होंगे उसको नेचर क्या कर देता है, उसको नेचर रिजेक्ट कर देता है ना। The organism which are provided with favorable variation would survive because they are fit to survive, while the unfit are destroyed. It is called natural selection। जो फिट हैं, जो सर्वाइव होने के लिए फिट हैं, वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, और जो फिट नहीं है, जो अडेप्ट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं खुद को, वो नेचर के द्वारा एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको हम बताते हैं, ध्यान से सुनना, कर लीजिएगा इसको। चलिए, हुआ क्या था, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, वहाँ जो इंडस्ट्री उतना अच्छा से ग्रो नहीं किया था, उस टाइम वहाँ पे चारों तरफ हरियाली था, ग्रीनरी था, हर तरफ लाइकेन है, ग्रीनरी है, हरियाली है, हर तरफ उतना पोल्यूशन नहीं था। और वहाँ पर दो तरह के मॉथ हुए करते थे, मॉथ मतलब इंसेक्ट होते हैं, एक थे जो ग्रीन कलर के थे, एक थे जो डार्क कलर के थे, काले के, भूरे कलर के, ब्राउन, एक थे जो ग्रीन कलर के थे। उस टाइम क्या था, जो ग्रीन कलर के मॉथ थे, उनके लिए बचना आसान था अपने शिकार से, अपने प्रे से, प्रीडेटर से बचना उनके लिए आसान था, आसानी से जाकर घास में अपना छुप जाया करते थे। लेकिन जो डार्क मॉथ थे उनके लिए छपना मुश्किल था, क्योंकि हर तरफ हरियाली हरियाली है, वो दिख जाया करते थे, और जो उनके प्रीडेटर है आकर वो खा जाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, मतलब धीरे धीरे वहां पर उद्योग लगना शुरू हुआ, इंडस्ट्री लगना शुरू हुआ। जब इंडस्ट्री लगना शुरू हुआ तो ये देखा गया कि धीरे धीरे वहाँ पर पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन होने से क्या हुआ, जो ग्रीनरी था खत्म हो गया, हर तरफ केवल धुआं धुआं, हर तरफ केवल काला काला जो है, पूरा जो दीवार था जहाँ पर केवल लाइकेन थे, ग्रीनरी था, वो सब जो हरियाली खत्म हो गया, और केवल जो है स्मोक, धुआं, पॉल्यूशन दिख रहा है। उससे क्या हुआ, हरियाली खत्म हो गया, तो अब ग्रीन मॉथ के लिए छुपना मुश्किल हो गया, और डार्क मॉथ के लिए छुपना आसान हो गया। तो धीरे धीरे उस एरिया में जो डार्क मॉथ की संख्या है वो क्या हो गई, बढ़ गई, और जो ग्रीन मॉथ की संख्या है वो क्या हो गई, बढ़ गई। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर में कुछ चेंजिंग हुआ, जो उसमें फिट हो पाएगा उसको नेचर सेलेक्ट करेगा, वो सरवाइव करेगा, और जो फिट नहीं कर पाए हो पाएगा, नेचर उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, उसको जो नेचर है वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी हम बोले देयर आर थ्री थ्योरी। वन इज लामार्किज्म व्हिच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, सेकंड इज डार्विनिज्म, वो भी पढ़ लिए, थर्ड इज म्यूटेशन थ्योरी। इट वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डे व्रीज, साइंटिस्ट नेम ह्यूगो डे व्रीज।
Hugo de Vries ने mutation theory दिया. Firstly, what is mutation? As you know that mutation is a gradual change or you can say sudden change in the sequence of nitrogenous base of DNA. जब डीएनए के नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में अचानक चेंज हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड म्यूटेशन. तो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होता है, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बहुत ज्यादा फिनोटाइपिक चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा जीनोटाइप, जीनोटाइप फिनोटाइप, जीन का स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जीनोटाइप एंड द एक्सटर्नल अपीयरेंस इज कॉल्ड फिनोटाइप. तो म्यूटेशन थ्योरी मतलब क्या हुआ? इसमें म्यूटेशन थ्योरी में ह्यूगो डेविड ने बताया कि नहीं, जैसे डार्विन बता रहे हैं कि धीरे धीरे करके वेरिएशन हुआ होगा, ऐसे नहीं हुआ था. अचानक चेंजिंग हो गया होगा, अचानक डीएनए चेंजिंग हो जाएगा. वी नो देयर वेरी लेस डिफरेंस इन डीएनए ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. इफ यू कंपेयर विथ चिंपैंजी, देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ 0.1%. मतलब अगर ह्यूमन के डीएनए को 0.1% मैनिपुलेट कर दिया जाए, इट में चेंज इनटू गोरिल्ला, इट में चेंज इनटू चिंपैंजी. There is only 2% difference in the DNA of human being and a penguin. पेंगुइन और ह्यूमन बीइंग के डीएनए में केवल 2% डिफरेंस है. 2% डीएनए को चेंज कर देंगे ह्यूमन बीइंग को, तो ये चेंज हो जाएगा पेंगुइन में. तो इस तरह से मतलब बहुत लेस डिफरेंस होता है. तो ऐसे ही ह्यूगो डे व्रीज ने बोला, ऐसे ही चूंकि उस समय तो अर्थ पे वो ओजोन लेयर तो था नहीं, इजिली जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन रीच टू द अर्थ सरफेस, आसानी से आ सकता था. और उसी के आने से क्या हुआ कि अर्थ पे आने से जो म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने से नए नए स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया. इन्होंने कहा कि इवोल्यूशन इज अ वेरी जर्की प्रोसेस, मतलब बहुत ही तेजी से हुआ, अचानक हुआ है. डार्विन ने बोला बहुत धीरे धीरे करके हुआ है, बोला ना थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में छोटा छोटा एक्यूमुलेशन होगा वेरिएशन का, तब होगा. इन्होंने बोला कि नहीं बाबू, ऐसे नहीं हुआ. इन्होंने बोला कि धीरे धीरे करके नहीं हुआ है, अचानक हुआ है. म्यूटेशन आर रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन. इन्होंने बोला कि इवोल्यूशन का जो रॉ मटेरियल है, जो मटेरियल है जिसका इवोल्यूशन हुआ है, वो क्या है? म्यूटेशन है. म्यूटेशन अपीयर्स ऑल ऑफ सडन. म्यूटेशन क्या होता है? अचानक होता है. ऑल म्यूटेशन ऑफ इनहेरिटेबल. हर एक म्यूटेशन जो होता है उसके में बहुत बड़ा चेंजिंग प्रोड्यूस होता है. यूजफुल म्यूटेशन आर सिलेक्टेड बाय नेचर. जो यूजफुल म्यूटेशन है वो नेचर द्वारा सिलेक्ट कर लिए गए, अनयूजफुल है वो हटा दिए. एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन प्रोड्यूसेस न्यू स्पीशीज. और जैसे जैसे डीएनए में वेरिएशन हुआ ड्यू टू म्यूटेशन, तो नया स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ. एंड अकॉर्डिंग टू दिस इवोल्यूशन इज जर्की एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. अचानक हुआ है और डिसकंटिन्यूअस, ऐसा कंटिन्यूअस जैसा बोला डार्विन ने, बोला वैसा नहीं हुआ है, डिसकंटिन्यूअस हुआ है. नेक्स्ट इज एडेप्टिव रेडिएशन. नेक्स्ट टॉपिक इज एडेप्टिव रेडिएशन. व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन? एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है, अभी हम लोग पढ़े थे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है कि एक पॉइंट से शुरू हुआ और डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल गया. दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन प्रोड्यूसेस होमोलोगस. एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक फिक्स जियोग्राफिकल रीजन में होता है, देन दिस इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन. मींस दैट, देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब क्या हो कि एक एंसेस्टर है और एक एंसेस्टर से अनेक एनिमल्स बन रहे हैं. इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. लेकिन जब यही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसी फिक्स जियोग्राफिकल रीजन में होता है, किसी फिक्स जगह पर केवल एक ही क्षेत्र में है, बाकी जगह कहीं नहीं दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन. जैसे कि मान लो कि जैसे कि एक एग्जांपल है इसका, कि डार्विन जो थे, जब पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे बाय द हेल्प ऑफ एचएमएस बीगल, इनके पास जहाज था. इसके पास, डार्विन के पास क्या नाम था ये जहाज का? एचएमएस बीगल. याद रखना, डार्विन का जो जहाज था, उस जहाज का नाम था एचएमएस बीगल. और इससे ये क्या कर रहे थे? पूरे वर्ल्ड का, पूरे अर्थ का भ्रमण कर रहे थे, वॉयज है ना, भ्रमण कर रहे थे. तो इनको जो है क्या दिखा, ये एक आइलैंड पे पहुंचे, टापू पे, आइलैंड पे. वो आइलैंड पे जब ये गए, तो वहां पे जो है कुछ बर्ड्स थे, और उन सब बर्ड्स के जो चोंच था, बिक, उसका शेप अलग अलग था. इन्होंने देखा कि उन सबका चोंच अलग अलग क्यों है, सब सब सेम दिख रहे थे, बस उनका जो बिक था वो डिफरेंट था. इन्होंने कहा सबका बिक डिफरेंट क्यों है? इन्होंने देखा कि जिसका कि हर एक जो बर्ड था, उसके ईटिंग पैटर्न अलग अलग था. मतलब कोई उसमें सीड खाने वाला था, कोई इंसेक्ट खाने वाला था, कोई ग्रास खाने वाला था, इस तरह से था अलग अलग. एंड बेस्ड ऑन देयर ईटिंग पैटर्न देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ बिक्स. ठीक है. अब उस आइलैंड के अलावा और कहीं भी डार्विन को वो नहीं दिखे, मतलब वो बर्ड्स नहीं दिखे. बर्ड्स को बोला गया डार्विन्स फिंचेस. तो क्या बोला गया? डार्विन्स फिंचेस, डार्विन्स फिंच, फिंच बर्ड्स, डार्विन्स फिंच. तो वो जो इवोल्यूशन हुआ है, उनके बीक का शेप चेंज हो गया है. दिस इज विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन? दिस इज नथिंग बट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही तो है. एक
बढ़ रही होगी, उसका अलग-अलग ईटिंग पैटर्न के आधार पर अलग-अलग उसके एनिमल बन गए होंगे। तो इट इज़ अ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, बट इट इज़ लिमिटेड इन अ वेरी फिक्स्ड जियोग्राफिकल रीजन। ये बहुत ही फिक्स्ड जियोग्राफिकल रीजन में है, केवल उस गैलापागोस आइलैंड में ही है ना? कौन सा आइलैंड बोल रहे हैं हम? गैलापागोस आइलैंड। केवल ये जो है गैलापागोस आइलैंड में ही है, बाकी कहीं नहीं देखने को मिला। दिस इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है? तो एडेप्टिव रेडिएशन इज जस्ट अ टाइप ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल रीजन। जब किसी फिक्स्ड जियोग्राफिकल रीजन में जब किसी फिक्स्ड जियोग्राफिकल रीजन में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, देन इट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है? एग्जांपल इसका नहीं लिखा हुआ है। एग्जांपल एक तो डार्विन फिंचेज हो जाएगा। एग्जांपल इसका एक तो हो जाएगा डार्विन फिंचेज। एग्जांपल की अगर बात की जाए, एक तो हो जाएगा आपको डार्विन डार्विन फिंचेज, और एक हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बताया था कि जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि एक पॉइंट से शुरू होकर डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाता है। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में आकर एक जगह मिल जाता है ना? तो पढ़ते हैं एक बार। डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फंक्शनल स्ट्रक्चर इन अनरिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब कि जो अनरिलेटेड एनिमल, मान लो कि बर्ड है और तुम्हारी तितली है, बटरफ्लाई, ये इंसेक्ट है, तो इन दोनों दोनों क्या है, एकदम अनरिलेटेड है। बर्ड अलग है, बटरफ्लाई अलग ग्रुप का है, लेकिन दोनों में जो ऑर्गन्स हैं, विंग, दोनों का काम क्या है? उड़ना। ये दोनों का फंक्शन सेम है, इन दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का ऑरिजिन, ये सब क्या है? डिफरेंट है। तो इस तरह के एवोल्यूशन क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से एनालोगस ऑर्गन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आ गया आपको ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। ये इवोल्यूशन ऑफ मैन कैसे हुआ है? ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। देखो ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन जो है, इसमें सबसे पहले बात है, देखो अब इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो कि याद रखना है। शुरुआत इसका हुआ था ड्रायोपाइथेकस से। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपाइथेकस एंड ड्रामापाइथेकस वेर एग्जिस्टिंग। दे वेर हेयरी एंड वाक लाइक गोरिल्ला। देखो सबसे पहले कौन था? ड्रायोपाइथेकस था, आज से 15 मिलियन ईयर्स। ड्रायोपाइथेकस। ड्रायोपाइथेकस से ही एप बने, एपीई, इससे बने ड्रायोपाइथेकस से। और ड्रायोपाइथेकस से ही रामापाइथकस बना। रामापाइथकस से बना ऑस्ट्रेलियोपाइथकस अफ्रीकन्स, फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, फिर होमो सेपियंस फॉसिल, और फिर फाइनली आ गया होमो सेपियंस। तो इस तरह से मतलब देखो रामापाइथकस जो था वो मैन लाइक था, ड्रायोपाइथकस था वो एप लाइक था। और धीरे धीरे करते हुए देखोगे, अगर यहाँ लिखा हुआ है ड्रायोपाइथकस, इससे क्या बना? रामापाइथकस। इससे क्या बना? ऑस्ट्रेलियोपाइथकस अफ्रीकन्स, फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्रोमैग्नन मैन, और फिर आज का होमोसेपियंस जो है ये बना। इसमें कुछ का जो ब्रेन कैपेसिटी याद रखना है, कुछ का दिया हुआ भी है, कुछ नहीं दिया हुआ तो याद रखना। जैसे कि देखो, अगर बात की जाए होमो हैबिलस, तो होमो हैबिलस का जो ब्रेन कैपेसिटी है, होमो हैबिलस का जो ब्रेन कैपेसिटी है, ये होता है आपको 650 to 800 सीसी। 650 to 800 सीसी। ठीक है? अगर बात की जाए होमो इरेक्टस का, तो इसका होता है आपको 900 सीसी। 900 सीसी। नियंडार्थल मैन का होता है 1400 सीसी। 1400 सीसी। क्रोमैग्नन मैन की तरफ था, जो क्रोमैग्नन का जो ब्रेन कैपेसिटी था वाज अबाउट 1650 सीसी। अब ये घट गया है। जो ह्यूमन है आज का होमोसेपियंस, इसका जो ब्रेन कैपेसिटी है ये है 1600 सीसी। ठीक है? तो ये आपको जो है ब्रेन कैपेसिटी जो है आपको याद रखना चाहिए। ठीक है? था इवोल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर है? पढ़ा जाए। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है? देखो, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर का जो एग्जाम में आ सकते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बोर्ड के लिए रिवीजन कर रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो जो है रिवीजन हो गया है। अब देखा जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बड़ी हेल्थ क्वेश्चन कम ही आता है, 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और उसको भी देखा जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले इसमें जो आता है, अब होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें जो है कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। जैसे कि एक हो गया आपको इसमें एमिनियोसेंटेसिस, एक हो गया एमिनियोसेंटेसिस। सेकेंड हो गया एमटीपी, एमटीपी इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, also abortion। थर्ड हो गया अम्नियोसेंटेसिस, हो गया एमटीपी। फिर पढ़ा जाएगा एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके बाद पढ़ा जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। और उसके पहले पढ़ा जाएगा इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। देखो वन बाय सबसे पहले हम बतला देते हैं, इसको दिखा देंगे क्या क्या लिखा हुआ इसके बारे में। फर्स्ट हो गया एम्नियोसेंटेसिस। देखो हर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, उसके अलावा एक चीज और लिख सकते हैं इसमें, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए क्या क्या होता है वो सब टॉपिक, टॉपिक ठीक है, 5 नंबर ये 6 नंबर टॉपिक। ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। देखो फर्स्ट है इसमें अम्नियोसेंटेसिस। ये क्या होता है, जब कोई भी चाइल्ड यूटेरस में होता है तो उसके अराउंड एक फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको, एमनियोटिक, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड, ये आता है एग्जाम में कि विच फ्लूइड इज टेस्ट इन द विच फ्लूइड इज टेस्ट इन एमनियोसेंटेसिस। तो कौन सा फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को टेस्ट करने से बच्चा का जेंडर क्या है, मतलब मेल है या फीमेल है। इसके अलावा जो है उसको कोई भी अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेफेल्टर सिंड्रोम, तो वो सब मालूम चल जाता है। मतलब उसको क्रोमोसोम में, डीएनए में रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके बारे में इस टेस्ट से, इस फ्लूइड से मालूम चल जाता है अम्नियोसेंटेसिस करने के बाद। इसका गलत यूज भी होता है। इससे क्या होता है, जेंडर मालूम कर लिया जाता है। बहुत बार जेंडर फीमेल होने पर बहुत सारी जगह पर क्या करते हैं उसको जो है, बहुत सारी जगह पर उसको क्या करते हैं, उसको जो है मतलब अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको जो है जानबूझ के उसको एबॉर्ट करा दिया जाता है, तो वो एक इलीगल चीज है ना। नेक्स्ट है एमटीपी। एमटीपी इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑल्सो कॉल्ड एबॉर्शन, है ना। हर ईयर, एवरी ईयर अप्रोक्स 40 टू 50 मिलियन एमटीपी कराया जाता है। ठीक है, 40 टू 50 मिलियन, मतलब 400 से 500 लाख एमटीपी हर साल कराया जाता है, विच इज 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी इन होल ईयर। एक साल में जितना प्रेगनेंसी होता है उसका ये 1/5 है। ठीक है, एमटीपी जो होता है 12 वीक तक सेफर माना जाता है। ये सब जो हम बोल रहे हैं, ये सब चीज आता है ऑब्जेक्टिव में। एमटीपी जो होता है 12 वीक तक, देखो प्रेगनेंसी जो होता है 9 मंथ का होता है, तीन तीन मंथ का 3 ट्राइमेस्टर हो गया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ, सेकंड ट्राइमेस्टर 3 मंथ, थर्ड ट्राइमेस्टर 3 मंथ, इसमें 9 मंथ हो गया 3 ट्राइमेस्टर। एक ट्राइमेस्टर मतलब कितना हो गया, 3 मंथ, मतलब कि 12 वीक। तो 12 वीक तक, मतलब 3 मंथ तक एबॉर्शन इज सेफर। बट इसके बाद थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है चाइल्ड पर भी, और जो मदर का हेल्थ है उस पर भी। ठीक है, एस मतलब क्या हुआ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच कैन ट्रांसमिट टू सेक्सुअल कांटेक्ट। एसटीडी में रहा है क्या क्या, इस रहा है कि गिव एग्जांपल, गिव द नेम ऑफ 5 एसटीडी एंड देयर पैथोजन। 5 एसटीडी का नाम लिखे और इसके पैथोजन मतलब किस कारण से होते हैं उसके बारे में। तो एसटीडी में 5 कौन कौन, मान लो सिफिलिस हो गया, ट्रोपोनोमा पैलिडम, आगे लिखा हुआ होगा दिखा देंगे, कभी सुन लो। सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, निजेरिया गोनोरिया, एड्स हो गया, एचआईवी, है ना, जेनिटल हब्स हो गया, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, और जेनिटल वार्ड्स हो गया, है ना, एसडी40 पेपिलोमा। टेस्ट ट्यूब बेबी, इसी पर इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, किसी भी कारण से अगर कपल चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इनफर्टिलिटी, है ना। दो टाइप का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। अगर दूर कर सकते हैं तो प्राइमरी, दूर नहीं कर सकते हैं तो बोलते हैं सेकेंडरी फर्टिलिटी। ठीक है, अब अगर इनफर्टिलिटी है, मतलब अगर चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है,
जो भी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से चाइल्ड प्रोड्यूस करवाया जा सकता है उसको बोलते हैं आर्ट, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जिसको इनफर्टिलिटी है उसको चाइल्ड प्रोड्यूस करवाने की जो भी टेक्नोलॉजी है उसको क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इसमें 3-4 चीज आता है। इसमें आता है गिफ्ट। गिफ्ट मतलब क्या हो गया, गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, गैमिट जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। या फिर हो गया जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। या हो गया आईयूटी, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। इसमें क्या हुआ कि जाइगोट मतलब मेल गैमिट फीमेल गैमिट लेकर फर्टिलाइजेशन कराया गया और जाइगोट को जो है फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया गया। या फिर फर्टिलाइजेशन कराने के बाद जब एम्ब्रियो बन गया तब उसको ट्रांसफर कर दिया गया। इट इज कॉल्ड आईयूटी, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। अब ये की ट्रांसफर किया जाता है तब जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को बाहर टेस्ट ट्यूब में लेके ही फ्यूजन करा दिया गया है और जाइगोट एम्ब्रियो बनाने के बाद उसको फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर किया गया है। इट इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी, आल्सो कॉल्ड आईवीएफ। जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराते हैं इसको क्या बोलते हैं, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर करवाते हैं तो बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और अगर बॉडी के बाहर करवाते हैं इट इज कॉल्ड इन विट्रो, इट इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट हो गया बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो बर्थ कंट्रोल के लिए एक तो होता है कि बहुत सारे पिल्स हैं। अब उस पिल्स में होता है कुछ पिल्स में होता है कि हार्मोन होता है, हार्मोन रिलेटेड, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होता है ना, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस होते हैं जो कि हाँ प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं और ये हार्मोन जाकर बॉडी में क्या करते हैं, हार्मोन जाकर बॉडी में उसे इम्बैलेंस कर देते हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। या फिर इसी में आ जाता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर टी, कॉपर 7 है ना। या फिर इसी में आता है एस्ट्रलाइजेशन, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को काट के बांध देते हैं, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध देते हैं। अब चलिए एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर कोई फीमेल जो है पूरी तरह से मतलब मेंटल सोशल वेलबींग है उसको, तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलेंगे। देखो फर्स्ट टॉपिक है इसमें एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, बोले हैं कि एमनियोसेंटेसिस इज अ फीटल सेक्स डिटरमिनेशन एंड डिसऑर्डर टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके क्रोमोसोमल पैटर्न को चेक करके वो चाइल्ड मेल है या फीमेल या उसको भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसको पता करने का जो टेस्ट है उसको बोलते हैं एमनियोटिक्स, एमनियोसेंटेसिस। कैसे करते हैं तो प्रोसीजर लिखा हुआ है। एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं और लेकर जो है उस या तो फीटस की स्किन से या किसी और सोर्स से लेके उसको जो है चेक किया जाता है। इसका मिसयूज क्या होता है कि मिसयूज ये होगा, मालूम चल जाएगा कि वो मेल है कि फीमेल। अगर फीमेल है तो बहुत बार उसको जानबूझ के उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी क्या है, पॉपुलेशन जो है एक बहुत बड़ा खतरा है ना। पॉपुलेशन इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, इज अ वेरी बिग सीरियस प्रॉब्लम। इसको कम करने के लिए देखो ह्यूमन पॉपुलेशन के स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है सब। नेटिलिटी, नेटिलिटी मतलब हो गया बर्थ, इमिग्रेशन मतलब हो गया बाहर से आने वाले लोग। तो ये दो जो है मेन चीज है जो कि पॉपुलेशन को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, याद रखना। नेटिलिटी मतलब जो बर्थ रेट है, मोर्टालिटी मतलब जो डेथ रेट है, इमिग्रेशन मतलब जो बाहर से आ रहे हैं, और एक होता है इमिग्रेशन जो कि अंदर, जो कि मतलब कि पॉपुलेशन से निकल के बाहर जा रहे हैं। इसे लॉजिस्टिक ग्रोथ इसे पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है वही पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। पॉवर्टी होगा, फूड सप्लाई में दिक्कत होगा, हाइजीनिक कंडीशन में दिक्कत होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, हाउसिंग प्रॉब्लम होगा, ये सब। ठीक। बर्थ कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आता है। बर्थ कंट्रोल करने के तीन चार तरीका है। एक है प्रिवेंटिंग स्पर्म ट्रांसपोर्ट टू ओवम, कि स्पर्म जो है एक तक पहुंच ही नहीं पाए। सेकेंड हो कि ओवुलेशन को ही रोक दिया जाए, एक निकलेगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। उसके अलावा इम्प्लांटेशन को रोक दिया जाए। अब स्पर्म को रोकने के लिए कि स्पर्म पहुंच ही नहीं पाए, इसके लिए भी जो 3 मेथड है ना, स्पर्म ही नहीं पहुंच पाए, इसके लिए भी 2-3 मेथड है। एक है कि आईयूडी है, इसके लिए मेथड क्या क्या है, इसके लिए एक मेथड है आईयूडी, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस।
इसमें तुमको कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, है ना, ये सब हो गया, जो कि क्या करता है, जो कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये सब जो कि जाकर और जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी को कम कर देता है, ताकि स्पर्म जो है एक के पास पहुंच ही नहीं पाता है। ओवुलेशन को प्रिवेंट करना, है ना, इम्प्लांटेशन को रोकना, इसका काम कौन करता है, जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है वो जाकर इंडोमेट्रियम को, यूटेरस का इनर वाल, उसको इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देता है ना। नेचुरल मेथड है कि ठीक है, बैरियर मेथड है, इसमें कंडोम वगैरह का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डायफ्राम, केमिकल में स्पर्मिसिटी यूज करके स्पर्म को मार देगा। इंट्रायूटेरियन डिवाइसेस है, ये कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब यूज किया जा सकता है। ओरल कंट्रासेप्टिव होता है, उसमें भी वही सब ओस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मिक्सचर होता है, ठीक है। टर्मिनेशन वही, टर्मिनेशन मतलब क्या हो गया तुमको, सर्जिकल मेथड, एमटीपी, बच्चा अगर हो गया तो उसको जो है टर्मिनेशन कर सकते हैं, या फिर एस्ट्रलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब नसबंदी जिसको बोलते हैं। मेल में होता है वैसेक्टोमी, फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, वैसेक्टोमी में जो है काटा जाता है जो वास्ट डिफरेंस होता है उसको, जो ट्यूबेक्टोमी होता है उसमें काटा जाता है किसको, उसमें काटा जाता है फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है एमटीपी। एमटीपी इसमें बताए हैं, ये हम लीगल कब हुआ था, 1971 में, और 12 वीक तक सेफ होता है, इसके बाद ये सेफ नहीं माना जाता है। लगभग 45 टू 50 मिलियन एमटीपी हर साल किया जाता है, जो कि टोटल प्रेगनेंसी के 1/5 होता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया है तो उससे बच सकते हैं। अगर किसी फीमेल को मान लो किसी चाइल्ड के बर्थ होने से अगर मदर की बॉडी पर बुरा असर पड़ने वाला है तो उसको रोक सकते हैं, पहले ही उसको एबॉर्शन करवा के। ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक मतलब खराबी क्या है इसका, कि पहले ही मालूम करके कि अगर फीमेल चाइल्ड मार दिया जाता है ना, कैपिटल करा दिया जाता है। नेक्स्ट है एसटीडी। एसटीडी को वेनरल डिजीज भी कहा जाता है, जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है। जैसे कि इसमें तुमको एग्जांपल कुछ कुछ याद रखना, लिखा हुआ होगा, देखो गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया, सिफिलिस, ट्रोपोनोमा पैलिडम, जेनिटल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, है ना, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, या फिर एड्स हो गया, एचआईवी। ये तुमको 5 नाम कम से कम याद रखना चाहिए। देखो एड्स पे लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस सी, जेनिटल वार्ड्स, सब याद रखना। Infertility. The infertility is a failure to conceive within 1 or more years of regular unprotected coitus. मतलब अगर सेक्स हो रहा है बट अगर ये प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। 2 टाइप का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जो पेशेंट कभी भी कंसीव नहीं कर सकते हैं, कभी भी उसको प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है, और अगर कुछ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो सकता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। इनफर्टिलिटी मेल में क्यों होता है, अल्कोहल लेने से होता है, ये एलएचएस हार्मोन का डिफिशियंसी हो जाएगा तो हो जाएगा, है ना, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा। जो भी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रेगनेंसी को ला सकते हैं, इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एआरटी, जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, गैमिट इंट्राफिकेंट ट्रांसफर हो गया, गिफ्ट, और इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हो गया। टेस्ट ट्यूब जिसमें बताया है कि इसमें एग और स्पर्म को बाहर ही लेकर फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है, और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद इसको फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है वो जुलाई 1971 में प्रोड्यूस हुआ था, है ना, इंग्लैंड में, नाम था लुइस जॉय ब्राउन। और फीमेल और जो इंडिया में प्रोड्यूस हुई थी कनुप्रिया अग्रवाल, है ना, अक्टूबर 1971, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन, और 25 जुलाई 1971 में, और इंडिया में कनुप्रिया अग्रवाल। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि स्पर्म को लेकर वहीं बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेंगे, उसको गिफ्ट भी बोलते हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक, ठीक है। तो यही था, चैप्टर कंप्लीट हो गया। इतना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखो यहाँ से क्वेश्चन कम ही आता है, 2 से 3 नंबर कम ही, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये सब आता है। वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, वेसेक्टोमी होता है, वेसेक्टोमी में क्या किया जाता है, वेसेक्टोमी में जो होता है, इन वेसेक्टोमी वास डिफरेंस इज, was difference is cut and tied, while in tubectomy
फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइट। ठीक है, खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, नेक्स्ट रिवीजन रिवाइज करने के लिए। खत्म किया जाए। ये रिवाइज कीजिए अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में जो है आपको शॉर्ट चैप्टर हो गया बचा हुआ रह गया है, जो रिवाइज किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा हैं, वही क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी सब जो कॉपी से चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम मतलब आने के चांसेस उसके नहीं है, वो नहीं करवा रहे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, खत्म करते हैं।